everyone, welcome back to ICSE Zealand, and so we are going to resume our chapter The Age of Mauryas। तो हमने पिछली जो वीडियो थी हमारी उसमें हमने मतलब कि पार्ट 1 में हमने कवर किया था चंद्रगुप्त वन के बारे में और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो अब हम करेंगे बिंदुसारा के बारे में। आई होप आपने अपना होमवर्क अच्छे से किया होगा। तो बिंदुसारा कब से कब तक राजा थे? 297 BCE to 273 BCE तक। चंद्रगुप्त was succeeded by his son बिंदुसारा। तो चंद्रगुप्त के बेटे कौन थे? बिंदुसारा। तो चंद्रगुप्त के बाद कौन बने राजा? बिंदुसारा। अंडर हिम मीन्स बिंदुसारा के बाद बिंदुसारा के जो टाइम पीरियड था उस टाइम पीरियड में जो मौर्यन एम्पायर था वो स्ट्रेच हुआ अक्रॉस द होल ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट कौन सा है? अब बताओ कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट कौन सा है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो कंट्रीज हैं वो है हमारे नेबरिंग कंट्रीज, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान एंड श्रीलंका। भूटान, हाँ, ये सब जो कंट्रीज़ हैं वो उस टाइम पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट फॉर्म करती थी, एक्सेप्ट फॉर द कलिंगा प्रेजेंट डे ओडिशा। सिर्फ जो कलिंगा मतलब कि जो ओल्ड टाइम में जिसे हम कलिंगा बोलते थे उसे आज के टाइम पर हम ओडिशा बोलते हैं। तो पूरा का जो पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट था वो मौर्यन एम्पायर के कब्जे में था, सिवाय ओडिशा को छोड़ के। जो आज के टाइम पर ओडिशा है वो पहले के टाइम पर क्या होता था? कलिंगा हुआ करता था। ओके, तो अंडरलाइन करते रहिए जो जो चीज़ें मैं याद आपके लिए अंडरलाइन करवा रही हूँ। इस लाइन को भी आप अंडरलाइन कीजिए, बिंदुसारा तक इस लाइन को अंडरलाइन कीजिए आप। एंड अ फ्यू किंगडम्स इन द साउथ, और कुछ और किंगडम्स भी थे जो साउथ में। तो कलिंगा और जो कुछ और किंगडम्स थे साउथ में उनको छोड़कर पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट अब मौर्यन एम्पायर के कब्जे में था। द मौर्याज हैड फ्रेंडली रिलेशंस विद द किंगडम्स ऑफ द साउथ। अभी वो उनके हिस्से में नहीं थे, उनके कब्जे में नहीं थे वो जो किंगडम साउथ की साइड हैं, लेकिन उनके साथ मौर्याज के फ्रेंडली रिलेशंस थे। मौर्याज हैड friendly relations with the kingdoms of the southern part. So this is all about Bindusara from 297 to 273 BC. This is the main heading line which you have to learn. अब बिंदुसारा के बाद कौन आया? एम्परर अशोका आए। तो एम्परर अशोका ने कब से लेके कब तक राज किया? एम्परर अशोका बिंदुसारा ने कब से कब तक किया? 297 टू 273 BCE। तो 273 से अशोका का राज स्टार्ट हुआ। तो वी कैन से दैट 273 टू 232 BCE तक अशोका एम्परर का राज था, मौर्यन एम्पायर में शासक थे वो। So now the Ashoka emperor ascended the throne in 273 BCE. असेंडेड द थ्रोन मीन्स उन्होंने जो थ्रोन था, जो गद्दी थी एम्परर बनने की, वो 273 BC में हासिल की। क्योंकि बिंदुसारा का राज 273 में ख़त्म हुआ तो अशोका का राज वहाँ से शुरू हुआ। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन रूलर्स। उनको इंडिया के रूलर्स में से सबसे बड़ा रूलर माना जाता है। ही एक्सटेंडेड द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर एंड गवर्नड इट वेल। उन्होंने जैसे इतना पार्ट था, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट पार्ट था उनका पहले, तो इतने से उन्होंने इतना पार्ट क्या कर दिया? मौर्यन एम्पायर का और ज़्यादा कर दिया, मतलब कि उसको एक तरीके से एक्सटेंड स्प्रेड कर दिया। और उनको ऐसा नहीं कि स्प्रेड कर दिया और उनको गवर्न नहीं किया, लेकिन उन्होंने गवर्न भी बहुत अच्छे से किया। द रॉक एंड द पिलर एडिक्ट्स, जो हमने पीछे भी पढ़ा था, जो रॉक और पिलर एडिक्ट्स हैं, स्प्रेड ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, प्रोवाइड द वेल्थ ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द अशोका रीजन। तो जो रॉक और पिलर एडिक्ट्स हैं वो पूरे इंडिया में स्प्रेड है एक लार्ज पार्ट पे, और उसी की वजह से क्या हम जान पाते हैं कि वेल्थ क्या थी, इंफॉर्मेशन क्या है उस टाइम की। ओके, अबाउट द रीजन ऑफ अबाउट द अशोकास रीजन। नाउ लेट्स स्टडी द इम्पोर्टेंट पार्ट विच इज कॉल्ड द कलिंगा वार। कलिंगा वार एक टर्निंग पॉइंट था अशोका एम्परर अशोका की लाइफ में। तो ड्यूरिंग अशोकास रीजन मीन्स अशोका के टाइम पीरियड के दौरान Kalinga was the only kingdom which was not under Maurya control. Kalinga was strategically important as it is controlled the land of sea routes to South India and Southeast Arabia. तो क्या लिखा हुआ इस पैराग्राफ में कि जो अशोका के टाइम पीरियड पर जो
कलिंगा ही ऐसी एक किंगडम थी उस टाइम पर जो मौर्य के कंट्रोल में नहीं थी। हमने ऊपर वाले जो पैराग्राफ था बिंदुसारा के बारे में जब हमने पढ़ा था तो वहाँ देखा था कि पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट मौर्यन एम्पायर के कब्जे में था, सिवाय ओडिशा, जो आज के टाइम पर ओडिशा है, पहले उसे कलिंगा बोलते थे। मतलब कि सिवाय कलिंगा को छोड़कर, और क्या था कलिंगा स्ट्रेटेजिकली, मतलब कि वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था। और कलिंगा इतना इम्पोर्टेंट क्यों था? क्योंकि इससे ही लैंड और सी रूट जो साउथ इंडिया था वो साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्टेड रहता था, तो इसलिए कलिंगा मीन्स ओडिशा इम्पोर्टेंट था। अब ओडिशा या कलिंगा, अब हमें अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि देखो ये ओडिशा है मान लो, तो इसके चारों तरफ क्या है, इस साइड में क्या है, ओशियन है, इंडियन ओशन या फिर अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, वट एवर वी से, ओके। तो वो ओशन है वहाँ पर, ओके। तो वहाँ पर क्या है, ओशन है। तो ओशन होने से क्या है, वो एक साउथ के साइड का सी रूट और लैंड रूट बनाता है साउथ ईस्ट एशिया के साथ में। सो इन 261 BCE, इन 261 BCE अशोका ने कलिंगा मीन्स ओडिशा पर अटैक किया, क्योंकि वो मौर्यन एम्पायर के कब्जे में नहीं था और वो इम्पोर्टेंट था सी और लैंड रूट दोनों के लिए। एंड conquered it after a fierce battle. fierce मीन्स एक बहुत भयानक बैटल, मीन्स लड़ाई के बाद उन्होंने उसे कनकर कर लिया। द कलिंगा वार वॉज द टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ अशोका। जो कलिंगा वार था वो एक टर्निंग पॉइंट था, किसकी लाइफ में, अशोका की लाइफ में। अब टर्निंग पॉइंट कैसे हुआ अशोका की लाइफ में? क्योंकि जो डेथ था, डिस्ट्रक्शन था, द डेथ एंड द डिस्ट्रक्शन एंड सफरिंग दैट ही सो मीन्स कौन, जो अशोका ने देखी इन द वार टच्ड हिम डीपली मीन्स उसे बहुत, उसके बिल्कुल दिल को छू गई वो घटना, उसे बहुत बुरा लगा, क्योंकि इतने सब लोगों की मासूम लोगों की जाने चली गई, बच्चे बूढ़े सब लोगों की। ही वोड नॉट टू फाइट एनी मोर वार्स। ही वोड मीन्स उन्होंने क्या किया, प्रण ले लिया, उन्होंने प्रॉमिस किया खुद से कि अब कोई और मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा, वार मैं नहीं लड़ूंगा। After the Kalinga War, Ashoka embraced Buddhism and he devoted himself to the well-being of his people. उसके बाद अशोका ने बुद्धिज़्म को अपना लिया, वो बुद्धिस्ट बन गए और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ खुद की पूरी लाइफ डिवोट कर दी और लोगों के वेलबींग के लिए। तो जो जो चीज़ें मैंने अंडरलाइन की हैं वो सभी आप अंडरलाइन कर रहे हो, आई होप सो। Now let's study about the Ashoka's धमा, अशोका की धमा के बारे में। सो धमा एज अ प्राकृत वर्ड, ये एक प्राकृत लैंग्वेज, प्राकृत जो है वो एक लैंग्वेज है, तो प्राकृत लैंग्वेज का ये एक वर्ड है फॉर द संस्कृत टर्म। अगर हम संस्कृत टर्म में धर्मा, हमने धर्मा पढ़ा हुआ है, विच मीन्स रिलीजियस ड्यूटी। तो धमा और धर्मा, धमा एक प्राकृतिक वर्ड है और संस्कृत में अगर देखा जाए तो इसका मतलब होता है धर्मा, मतलब कि जो भी कोई चीज़ रिलीजियस ड्यूटी से रिलेटेड है, रिलीजियस चीज़ों से जो चीज़ें रिलेटेड हैं, रिलीजियस ड्यूटी। अशोका गेव अप द पॉलिसी ऑफ कन्क्वेस्ट थ्रू वार्स मीन्स दिग्विजय। अशोका ने एक पॉलिसी थी जिससे कि वो कन्क्वेस्ट करता था वार्स के थ्रू, कॉन्क्वेस्ट थ्रू वार्स, जिसे बोलते हैं दिग्विजय। एंड बिगेन टू फॉलो पॉलिसी ऑफ कन्क्वेस्ट थ्रू धर्मा, और फिर एक पॉलिसी स्टार्ट करे टू कन्क्वेस्ट थ्रू धर्मा, जिसे बोला जाता है धर्म विजय। स्प्रेडिंग धमा बिकेम अशोकाज गोल ऑफ लाइफ। अब धमा को स्प्रेड करना ही अशोका की लाइफ का गोल बन गया। तो आई होप यू ऑल आर अंडरलाइनिंग वेल। अब हम पढ़ते हैं द प्रिंसिपल्स ऑफ धमा। सो सी, प्रिंसिपल्स ऑफ धमा, द एडिक्ट्स ऑफ अशोका। जो अशोका के एडिक्ट्स हैं वो हमें बताते हैं। प्रिंसिपल्स मीन्स मेन पॉइंट्स क्या थे, वही बात है। तो ही वॉज अ कोड ऑफ कंडक्ट एंड मोरल वैल्यूज। तो जब धमा या फिर जो धमा था वो एक कोड ऑफ कंडक्ट था और मोरल वैल्यूज थी उसके अंदर, इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। बुद्धा की टीचिंग्स का इंस्पायर होके धम्मा बनाया था अशोका ने, और उसी धमा से उन्होंने कुछ पॉइंट्स लिए थे जो बुद्धा की टीचिंग से हैं। Through his Dhamma, Ashoka wanted to install a spirit of tolerance,
non-violence and respect for elders in the people. So I hope इस लाइन को तो समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है. He asked his subjects to, तो पॉइंट्स क्या है? स्पीक द ट्रूथ, हमेशा ट्रूथ बोलना है. यू हैव टू स्पीक द ट्रूथ. और ये मॉरल वैल्यूज़ हैं, हम सबको अपनी लाइफ में करनी चाहिए ये. तो आज से आप स्पीक द ट्रूथ, आप ट्रूथ बोलोगे. स्पीक रिस्पेक्ट अदर रिलीजन्स, आपको रिस्पेक्ट करनी है सभी रिलीजन्स की. हम क्या बोलते हैं, हम एक लाइन भी बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई. तो सभी रिलीजन्स की हमें इक्वल रिस्पेक्ट करनी है. वी डोंट नीड टू थिंक कि ये उस रिलीजन का है, ये उस रिलीजन का है. वी हैव टू रिस्पेक्ट बोथ, और नॉट बोथ, वी हैव टू रिस्पेक्ट ऑल. So the next point is फॉलो द पाथ ऑफ अहिंसा, दैट इज़ नॉन वायलेंस. हमें नॉन वायलेंस अपनानी चाहिए और नॉन इंजरी सभी लिविंग क्रिएचर्स के लिए. बी चैरिटेबल टू बी पुअर, पुअर जो गरीब हैं उनके लिए चैरिटेबल बनो, उनका क्या रखो, ख्याल रखो. जितना आप कर सकते हो उनके लिए उतना करो. बी काइंड टू ऑल, लिए क्या रहो, हमेशा काइंड रहो, इंक्लूडिंग सर्वेंट्स. ये नहीं है कि जो सर्वेंट्स हैं उनके प्रति हमें आदर सद्भाव का भाव नहीं रखना, लेकिन हमें रखना है, क्योंकि हमें क्या है, बी काइंड टू ऑल, हमें सबके लिए क्या होना है, काइंड रहना है. रिस्पेक्ट एंड ओबे एल्डर्स, हमें रिस्पेक्ट करनी है और अपने से बड़ों की बातें माननी है. लिव टुगेदर पीसफुली, हमें